नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कश्मीरी पंडित विस्थापन विस्थापन की पीड़ा को लगातार झेल रहे हैं और 19 जनवरी की अगर बात करें वो काला दिन था जब अपनी मातृभूमि को छोड़कर पलायन का दंश कश्मीरी पंडित समुदाय को झेलना पड़ा। एक्सोडस के 36 साल पूरे हो चुके हैं और एक पीड़ा टीस आज भी कश्मीरी पंडित विस्थापितों के सीने में है। एक नई जनरेशन कई जनरेशन सामने आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मातृभूमि को जाने के लिए कश्मीरी पंडित समाज आज भी आतुर है। लेकिन सबके बीच न केवल अलगाववाद की चुनौती, बल्कि जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों के बयान कहीं ना कहीं उस जख्म को बढ़ने नहीं दे रहे और वो टीस आज भी याद आती है। कितनी वेदना एक्सोडस डे की है और खासकर जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है वो किस ओर इशारा कर रहे हैं, इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़ चुके हैं डॉक्टर अग्निशेखर जी। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, आप फाउंडर कन्वीनर परवीन कश्मीर, जाने माने साहित्यकार, लेखक, कवि और बहुत ही नजदीक से इस पीड़ा उस वेदना को आप महसूस करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी। पीड़ा के 36 वर्ष, क्या कहेंगे एक्सोडस डे को लेकर, मातृभूमि का सपना? देखिए, पीड़ा को कैसे बयान किया जाए। हर वर्ष ये 19 जनवरी आता है और 35 बार आ चुका है और 36वें वर्ष में हम 19 जनवरी को याद करते हुए क्या करते हैं असल में याद, हम उस पीड़ा को, उस जिहाद को, उस रिवोल्ट को और उस पूरी एक जेनोसाइडल जो एक वायलेंस हुई कश्मीर में, जिसके पीछे एक राजनीति थी, एक विचारधारा थी। ये ऐसा नहीं था कि यूं ही था। और उसको हम याद करते 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 अपनी याद यानी रेजिस्टेंस को बचाना। याद एक रेजिस्टेंस है। याद करना यानी पूरी विरासत को याद करना, जो खो चुकी विरासत है, जो छीनी जा चुकी विरासत, उसको याद करना, रेजिस्ट करना, उसके लिए संकल्प नए नए सिरे से दोहराना। तो इसलिए मैं, जब आपने ये प्रश्न किया तो मैंने अपनी एज में ये 36 वर्ष जोड़े। तब मैं कितना था, मैं 34 और या 35 वर्ष में था। 36 और दूसरे में 70 हो चुका हूँ और मेरे सामने सामने दो पीढ़ियां खत्म हो चुकी हैं, जो एल्डर जनरेशन थी, और नई पीढ़ियां सामने आ रही। सुख इस बात का है कि वो नई पीढ़ी जो आ रही है और जो स्कैटर्ड है ऑल ओवर वर्ल्ड, तो उनमें वो चेतना बनी हुई है और चेतना को साथ लेकर वो जी रहे हैं। ये मेरी खुशी है। लेकिन दुख इस बात का है कि हमारे साथ जो हुआ, जो होना नहीं चाहिए था, वो क्या, उसका एक पूरा इकोसिस्टम जिसे आप कहते हैं, वो क्या है और इंडियन स्टेट का इन्वॉल्वमेंट कितना है और उसकी रोल कितना है, वो फोर्सेस को। और आज तक आपने कभी भी एक भी इंस्टीट्यूट नहीं की कमीशन ऑफ इंक्वायरी कमीशन, जिसमें हम खड़ा खड़ा कर लेते हैं। हम जानते हैं कौन कौन लोग हैं। अब ये बात करेंगे तो मैं खुल के बता सकता हूँ, लेकिन मुझे, हमको पता है, सबको पता है कौन लोग हैं। लेकिन सरकारों की ये कभी वो नहीं बनी। उनको नहीं लगा कि, हमको लगा ये दुख है। क्या प्राथमिकता सरकारों की नहीं रही? नहीं बनी, क्यों? दे डिड नॉट एड्रेस द कोर इशू ऑफ जिहाद, कोर इशू ऑफ एक्सोडस और जेनोसाइड, जो नासूर के रूप में अभी भी सामने है। ये अभी भी है, जारी है। ये एक जारी है। हम एक जरा पीछे ना जाऊंगा, मैं ज्यादा पीछे जाऊंगा हिस्ट्री में, तो मैं आपको कहूंगा कि इतिहास में 7वां बड़ा जेनोसाइड है हमारे साथ। हर 50 या 100 साल के बाद एक एक जेनोसाइड। उसकी बात छोड़िए, सन 1931 के बाद आज तक ही देखिए हमारी हालत देखिए, और अब कहाँ तक हम ड्रिवन टू पॉइंट ऑफ एक्सटिंक्शन। और इस देश में कोई पता तक नहीं हिल रहा। देश यानी नहीं, देश यानी राष्ट्र नहीं। इस देश ने बचाया हमको, इस देश के लिए हमने सारा बलिदान किया। देश यानी राष्ट्र अलग सच्चाई है, इंडियन स्टेट अलग है। सारा गुस्सा हमारा इंडियन स्टेट के, वो चाहे वर्तमान सरकार हो, कोई भी सरकार, कोई आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, कोई आपकी पीड़ा को रिकॉग्नाइज नहीं करता। और यानी कई बार लगता है कि हम फालतू के लोग हैं क्या, फालतू के नागरिक हैं हम क्या इस देश में। हमारे साथ जो इतना बड़ा हुआ, ये खाली सीमित मत करिए इसको कश्मीरी और कश्मीरी पंडितों के साथ। आज आप इस पे चुप रहे और आपके नए नए कश्मीर उभर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता है कि जेनोसाइड स्टडीज के जो माहिर हैं, आप जेनोसाइड को इग्नोर करेंगे, वो और ढंग से सर उठाएगा। वो मुर्शिदाबाद में सर उठा रहा है, वो दक्षिण में सर उठा रहा है। यहाँ तक कि यूपी में कई जगह कश्मीर है, आपके दिल्ली और मुरैना साइड में कश्मीर है। आप कितने कश्मीरों को, कश्मीर के ऊपर पर्दागिरी करेंगे? सारा भारत टूट सकता है, डूब सकता है। इसलिए सारे भारत के भविष्य के लिए आपको एड्रेस करना है कोर इश्यू जेनोसाइड का जो कश्मीर में हुआ। इसको नहीं एड्रेस करेंगे तो आप बहुत बड़ा खतरा मोल लेते हैं पूरे देश के लिए। इसलिए हम हर 19 जनवरी को आपने देखा होगा, जम्मू से लेकर पूरे देश में, देश से बाहर, जहां जहां कश्मीरी पंडित है, वहां वहां उसने ये
निष्कासन दिवस मनाया। डॉक्टर अमित शेखर, क्या आपको लगता है कि चाहे हम जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जो नई सरकार आई है या फिर केंद्र में जो सरकारें रही हैं, क्या कश्मीरी पंडित समुदाय उनके लिए प्रायोरिटी नहीं रही? पहले ये देखिए विवेक जी की नई सरकार आने पर उनका रवैया कैसा था इन्हीं कश्मीरी पंडितों का या कश्मीर से आए हुए हिंदुओं का, जिसमें हमारे सिख भाई भी हैं, कई तरह के लोग हैं, कि कश्मीरी पंडित समुदाय इतना ज्यादा खुश हुआ, मिठाइयां बटी, पटाखे छोड़े। इसी अब जम्मू शहर में देखिए, जब आपने 370 हटाया, आप जब 35 से हटाया, तो कितनी खुशी की लहर थी। खुशी की लहर थी कि एक नैरेटिव शायद वापस आने जा रहा है, जो मूल नैरेटिव इस समस्या का है। क्योंकि पिछले 50-60 साल तक जो नैरेटिव घड़े गए, उन फॉल्स नैरेटिव्स की वजह से हम उसके शिकार हैं। आर्टिकल 370 को कहा गया कश्मीरियत बचाता है, ये हमारी आइडेंटिटी का है, कंपोजिट कल्चर। कहाँ कौन सा कंपोजिट, किस आर्टिकल 370 ने मुझे बचाया? उसके होते हुए मैं बाहर हूँ। तो ऐसे में जब सरकार बदली तो बाय लार्ज जो कश्मीरी पंडित थे बहुत खुश हुए। क्योंकि खुश इसलिए हुए, अपेक्षाएं इनसे जुड़ी, अपेक्षाएं नेतृत्व से जुड़ी। देश ने एक करवट बदली, जनता ने एक करवट बदली हिंदुस्तान के। आप देख रहे हैं पूरे, आप देख ले पूरा नेशनल सेंटिमेंट, पॉलिटिकली टेलिंग यू, अगर राजनीतिक दृष्टि से कहें तो जो नेशनल सेंटिमेंट अभी वो पॉलिटिकल सेंटिमेंट है जो मोदी एंड बीजेपी है। तो हम उसका सत्कार करते हुए, उसका सम्मान करते हुए हम खुश थे। लेकिन हमारी नाराजगियां उससे ज्यादा हैं, खुशियों से ज्यादा हमारी नाराजगियां, हमारी अपेक्षाएं आपने इग्नोर किया। आपने आज तक इस इश्यू पर हाथ नहीं लगाया। अब उस दृष्टि से देखें तो आप में और आपके पूर्ववर्ती जो थे प्रेडिसेसर थे यूए पे, कोई अंतर नहीं दिखता हमको। आर्टिकल 370 हटाया हमने, उसका वेलकम किया और नाचे, यहाँ मिठाइयां बटी कश्मीरी पंडितों में, कैंपों में, हर जगह। लेकिन आर्टिकल 370 से पहले, एक दिन पहले जो आपकी स्थिति वही आज भी है। आपका कुछ नहीं बदला। 35 है आपने बढ़ाया, तो उससे मेरा क्या बदला? उल्टे में देखिए क्या है, उल्टे में आप इसको लेते हैं टेररिज्म वर्सेस टूरिज्म। टूरिज्म से आप टेररिज्म को हटाएंगे क्या? और जो जिन पे गुजरी है, जो इसकी रग रग से रेशे रेशे परिचित, उनको इग्नोर कर रहे हैं आप हमारे अनुभव का लाभ नहीं उठाते। और हम मरे मिटे या हमको भगाया गया इसी कारण से कि वे ट्रीटेड एज द इंडियंस। जब आपसे कहा जाता है काफिरो जालिमो, इंडियन डॉग्स आपको कहा गया, कश्मीर जिनको वो इंडियन डॉग्स कहते हैं, और आप उनको वॉच डॉग नहीं मानते हैं। ये लड़ाई है, उनकी दृष्टि से इंडियन डॉग हूं मैं, लेकिन मैं इंडिया का एक वॉच डॉग हूं। तो ऐसे में जो ये सिस्टम है, इससे हमारी बहुत बड़ी अपेक्षाएं थी और हैं भी। यही कर सकते हैं तो इसका वेलकम करते हैं। लेकिन हमारा दुख है कि इस सरकार ने भी आज की तारीख तक, जब आप मेरे साथ बातचीत कर रहे हैं, इन्होंने कोर इशू को एड्रेस नहीं किया। कोर इशू जेनोसाइड है। और इतना ही नहीं कि हमने क्या किया, आप कह सकते हैं, एक तो मेहमत जो अवेयरनेस है वो हम ही ने की, जो भारत सरकार को करनी चाहिए थी, उन्हें किया होगा अपनी ओर से। लेकिन हम 36 साल से हमने हजारों हजार, आप स्वयं जानते हैं उन्हें कितना काम किया इस अवेयरनेस को, अदर साइड ऑफ द स्टोरी बताने के लिए। लेकिन आपने आज तक ये जो जेनोसाइड हमारा, इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। हमने पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से ले माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, जितने भी सांसद हैं, जितनी प्रमुख पार्टी, उनको एक बिल भेजा कि इस पर चर्चा करवाइए संसद में। जेनोसाइड हुआ, जेनोसाइड, क्योंकि हमारे पास जेनोसाइड से निपटने का कानून नहीं है इस देश में। तो इसलिए आप जब जेनोसाइड को स्वीकार करेंगे और विश्व को पता चलेगा कि कोई माइग्रेशन नहीं है, ये कोई पाकिस्तान ही नहीं है पीछे, ये जेनोसाइड है। अब आज भी आप हॉलोकॉस्ट नाम सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो जब विश्व को पता चलेगा, पता लगने दीजिए कि जेनोसाइड है, उससे आपकी नाक का कोई सवाल नहीं है कि नाक कटेगी, क्या कटेगी। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आज भी 19 जनवरी 1990 की वो चीत्कारें, वो इकोज, रलियू सलियू या गलियू, वो आज भी गूंजती हुई नजर आ रही हैं। कश्मीरी पंडितों की जो निशानियां हैं, आहिस्ता आहिस्ता वो एक प्लान तरीके से हटाई जा रही हैं, डिस्ट्रॉय की जा रही हैं। और विडंबना यह है कि जम्मू कश्मीर के शीर्ष नेता डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का कल बयान कि एज ए विजिटर कश्मीरी पंडित वहां वापस आएगा, परमानेंट सेटल नहीं हो सकता। और उसी इकोसिस्टम नैरेटिव का हिस्सा है कि जगमोहन ने ये एग्जिस्ट कराया। देखिए, आपके कमेंट में 2-3 चीजें बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात मैं ये कहूंगा कि ये डिनायल ऑफ जेनोसाइड है, कि आप डिनाई कर रहे हैं, जो हमारे साथ घटित है उसको जुटला रहे हैं, या जुटला भी नहीं, मान ही नहीं रहा, कुछ हुआ ही नहीं है, तो डिनायल है। तो आप ऐसे फंस गए हैं, एक और तो आपके साथ जेनोसाइड हुआ, दूसरी ओर से आपका डिनायल हो रहा है, नहीं हुआ है।
तो आप इस दोनों के बीच में खड़े लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं। एक दूसरा जो आप ये कह रहे हैं कि अभी जम्मू कश्मीर के जितने भी राजनेता है, और मुझे आपने जो प्रश्न किया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बारे में, और ये भी तो नहीं कह सकते हैं हम कि अब उनकी उम्र काफी होगी, उनको पता नहीं क्या बोल रहे हैं। ये जो इन्होंने आज बात की, प्रकारांतर से उसने बार बार ये बात की, बिल्कुल सही बात। ये आज नहीं है, उनका बुढ़ापा नहीं बोलता है, उनके अंदर का डीएनए है, इस तरह का पॉलिटिकल डीएनए उनका है कि खुद जिम्मेदार होते हुए भी हम कहते हैं, तमाम कश्मीरी पंडितों की ओर से मैं बोल रहा हूं कि आप कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाइए, इसमें वॉर क्राइम्स आपको दिखेंगे फारूक अब्दुल्ला में। और ये आदमी जब जगमोहन यहाँ आते, जिसकी आपने बात की, इस पर मैं बात करूंगा, उनके आते ही इसे सरकार से रिजाइन करके भाग गया, और जब ये भाग गया लंदन तो इसने मैदान खुला छोड़ा एक तरह से आतंकवादियों के लिए। क्या ये वो आदमी नहीं जो 70 टेररिस्ट को रिहा किया था? ये ड्रामे जो करता है ना, इनके ड्रामा को, और आपका जो बिल्कुल ताजा बयान आपने दिया, क्या कहता है, शर्म भी नहीं आती है। मैं मतलब क्या कहें इस आदमी को, ये आदमी असली एक कल्प्रिट है हमारे जेनोसाइड का, एक मेन कल्प्रिट ये आदमी है। इस पे इंक्वायरी नहीं, क्यों मोदी जी डरते हैं, क्यों मोदी जी, अमित शाह जी इनको एक इंक्वायरी कमीशन हम पर मत करिए, लेकिन कम से कम फारूक अब्दुल्ला पे करिए। देखिए कि आप फिर देख, इनका पास आपको पता है, इनके लिंक्स आपको पता है, इनके स्टेटमेंट उनके ये सारी पता है। ये आदमी कहता है कि कभी कहेगा जगमोहन ने निकाला, कभी कहते बेचारे थे डर गए भाग गए, और कभी कहता क्यों नहीं जाएंगे, जाना चाहिए। अभी इसने हाल ही में एक मीडिया के आपके सहकर्मी मीडिया के बंधु से कहा, उन्होंने कहा एक्सोडस हुआ आपके, कहा हुआ तो हुआ। जो आदमी ये कहेगा कि इनके साथ जेनोसाइड हुआ तो हुआ तो हुआ, और ये कौन आदमी है, कोई मामूली आदमी नहीं है, इंपॉर्टेंट आदमी है ये। उससे मैं कहा एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स वाला आदमी है। ये कहता है जेनोसाइड हुआ तो हुआ, हम कहते हैं हुआ तो हुआ नहीं, हुआ आपने करवाया, आप उसके पीछे एक बहुत बड़ा हाथ है आपका एक। तो फिर इस सारे इकोसिस्टम में कल ये कह रहा है कि हमारे स्टेटस पर एक मोहर लगा रहा है कि अब टूरिस्ट बन गए, एज ए विजिटर आएंगे 2 दिन रहेंगे, 4 दिन रहेंगे, और झूठी आप जो स्टेटमेंट ले लेंगे, कश्मीर कैसा लगा, कश्मीर के लोग कैसे लगे, और अब जाओ। इसके साथ एक स्टेटमेंट उन्होंने कल ये भी दी थी कि भागे क्यों, जो लोग, जो कश्मीरी पंडित स्पेसिफिक अगर उन्होंने बात की, अभी भी वहां रह रहे हैं, बट वो गिने चुने। कश्मीरी में एक कहावत है विवेक जी, जो मुंह के सामने आपको जो सामने झूठ कहे या पीठ पीछे गाली दे, ये इन्हीं पर लागू होता है। ये सामने भागे क्यों, ये आदमी कहता है भागे क्यों। हजार घर आपने फुकवा दिए, और लगभग 1,500 लोग हमारे मरवा दिए, उस पर भी पॉलिटिक्स है। कोई कहेगा आपको नहीं, उतने नहीं मरे, 100 मरे, 200 मरे, 400 मरे, 500 मरे, आप देखिए पूरा देखिए आप। और हमारा मानना है कि लगभग 1,500 लोग हमारी चुन के मारे गए। फिर आपने ये चूंकि ओकेजन ऐसा इसलिए दोहराने की जरूरत है, आपने धमकियां दी, आपने लड़कियों के एब्डक्शन किए, आपने गैंग रेप किए, आपने क्या नहीं किया। आपने घरों पे पोस्टर लगवाए, आपने मस्जिदों से ऐलान किया कि कल इसकी पारी है। जो पूरा दहशत और जो जिसको जिहादी आतंक कहते हैं, मैं सॉफ्ट शब्द है ये, माइग्रेशन टेररिज्म कुछ नहीं है, इट्स जिहाद अगेंस्ट इनफिडल्स, जिहाद अगेंस्ट इंडिया। और आप प्रेजेंस थे इंडिया की, दैट्स व्हाई कि इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर में आप रोड़ा थे, अदरवाइज आपकी संख्या उतनी नहीं थी। आप चाहे पाकिस्तान छोड़ के अफगानिस्तान भी बनाना चाहते तो बन सकता था, हमसे क्या होता था, लेकिन वो आपको चाहते ही नहीं थे वहां। तो इसलिए ये भागे क्यों, ये जानबूझ के आपकी देश की राजनीति की शायद कमजोरी देखकर उस पर आपके नमक आपके जख्मों पे छिड़कते हैं। इनको पता होना चाहिए एक पूरा फुल फ्लज जेनोसाइड हुआ है कश्मीरियों पर, और जो जारी है, क्योंकि आप एड्रेस नहीं कर रहे हैं उसके रोकथाम के लिए आप बिल तक नहीं ला रहे हैं, एनेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो होगा कैसे। इसलिए ये जो झूठी बातें हैं, आप कश्मीर हमारे आपके बिना अधूरा है, आप क्यों भागे, हम रोते हैं, ये सारा ये नैरेटिव गढ़े गए हैं। आपने खुद कश्मीर जाइए, 2 नैरेटिव आजकल बहुत चल पड़े हैं। आप उन्हें ये जो मंदिर वहां टूटे आपको मिलेंगे, भगलाओं शेष जिनको कहते हैं, मिडिल एज के, ये फैक्ट है कि ये उन्होंने किस ने तोड़े हैं। हिस्ट्री है, तोहफतुल अहबाब पढ़िए, बरशाही पढ़िए, या मुस्लिम क्रॉनिकलर्स ही पढ़िए, वो कहेंगे ये जी एक भूचाल आया था यहाँ, वो भूचाल आया था कश्मीरी पंडितों के मंदिरों के लिए, वो मंदिर टूट गए, बाकी सब ठीक रह गए। एक तो भूचाल वाली बात। दूसरा, जगमोहन ने निकाला इनको,
इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? इस सेंचुरी का बहुत बड़ा मजाक है कि आपके जगमोहन, कौन जगमोहन है? तो खुद इन्हीं के स्टेटमेंट आके देखें, हाँ हाँ बेचारे मजबूर हो गए, क्यों नहीं जाते? तो ये जो इनका ट्रिक है, ये जो इसका थेट्रिक्स है, इसको समझने की बहुत जरूरत है। आप एक फारूक अब्दुल्ला को अगर ठीक से समझे तो आप कश्मीर की पॉलिटी को समझ सकते हैं, बिकॉज यू आर नॉट सर्टन। आप एक निश्चित रूप से फारूक अब्दुल्ला के बारे में एक राय नहीं बना सकते। ये नेशनलिस्ट है, ये एंटी नेशनल है, ये सेक्युलर है, ये कम्युनल है, क्योंकि वो बदलता रहता है। खुद मैडम इंदिरा गांधी तक ने इनको कहा था, ना मैं इसको राष्ट्रवादी कह सकते ना मैं इसको एंटी नेशनल कह सकती हूँ। तो ऐसे शत्रु से जब आप निपट रहे हैं तो ये तो बोलेगा ही बोलेगा, मुझे कोई हैरानी नहीं हुई। न ये मैं दया करता हूँ कि ये बूढ़े हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए, ये हमेशा कहते रहे हैं हमारे बारे में यही। अनिल जी, वर्तमान परिदृश्य की अगर बात करें, आज कश्मीरी पंडित विस्थापित अपने आप को कहाँ पाता है? देखिए, मैंने अभी आपको कहा कि हम एक तो जेनोसाइड और उसके नकार के बीच खड़े हैं, एक कि डिनायल ऑफ जेनोसाइड जिसको कहते हैं। दूसरा, आप उस पीढ़ी के लोग हैं जहां आपको लगता है कि हम धीरे 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 एक्सटिंक्शन या विलोपन की तरफ जा रहे हैं, ये एक है। तीसरा, हमको ये लगता है जब हम देश की राजनीति को देखते हैं, अपने एंगल से देखते हैं, तो देश भले ही एक नैरेटिव बदला है, एक नेशनलिस्ट सरकार आई है, इससे भी कई चीजें बदली हैं, मानसिकता बदली है, इंडिया भी बदल रहा है। उसके बावजूद जो हमको लगता है देश खतरे की तरफ बढ़ रहा है। देश जो कश्मीर में हुआ वो पूरे भारत में धीरे धीरे पंख पसार कर होने जा रहा है, इसलिए हमको उसकी चिंता ये एक है। तीसरा, होप की दृष्टि से देखो, हम होपफुल हैं कि इतना बुरा भी नहीं है। देश में जो नया नैरेटिव उभर रहा है, उसको नई पीढ़ी जो आपकी आ रही है, जिसके बारे में झूठ कहा जाता है, या अब जी सेटल हो गए, या बूढ़े हो गए, या बच्चों को कर देंगे। हमारे ग्लोबली में देखता हूँ जो हमारी जनरेशन नेक्स्ट है, जो जेन नेक्स्ट है, वो बहुत अवेयर है, और उनके पास जो हमारे पास कष्ट थे, वो तकलीफें थी, वो उनके पास नहीं है। हम रोजमर्रा के संघर्ष में थे, टेंटों पे जाओ, ये करो वो करो, उनके पास सब कुछ है। उनके पास सब कुछ होते हुए जिस तरह से, वो आपने कल ही देखा होगा 19 जनवरी कि किस किस तरह, किस किस कोण से मनाया गया। इसको अब मिस रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, ये डिवाइडेड लॉट है, ऐसा डिवाइडेड नहीं है। जो जहां है वो वहां लड़ रहा है, जो जहां है वो जिस बात के लिए लड़ रहा है उस पर एक यूनिटी है, यूनिटी ऑफ पर्पस है। और शत्रु आपको स्वयं दिखता है कि मेरा शत्रु कौन है, उसके बारे में दो राय नहीं है आपकी, और आप किसी बुलावे में नहीं है। नंबर 2, आपको क्या चाहिए उस पर एक है। बाकी अलग अलग स्टाइल हो सकते हैं, फॉर्मेशन हो सकती है, आपका वर्किंग स्टाइल बच्चों का अलग होता है, हमारा अलग था। तो हमारे बच्चे स्ट्रेट दो टूक बात करने वाले होते हैं, आजकल वो यस और नो में वो। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कश्मीरी पंडित का सारा फोकस जो है वो हमारे जनरेशन नेक्स्ट पे है, और इस वर्तमान सरकार पे है, और उनसे नाराजगियां होने के बावजूद सारी आशाएं और अपेक्षाएं इसी सरकार से हैं। ये सरकार करेगी तो करेगी, नहीं करेगी तो हमारा संघर्ष बहुत लंबा चलेगा, और शायद कोई और नहीं करेगा। लेकिन हम आशा करते हैं, आप किसी भी कश्मीरी पंडित से पूछिए, भले ही वो अंदर से कितना नाराज होगा इस सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से, लेकिन वोट उसी को देगा, और उनके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं होगा। तो ये मोदी जी तक भी बात चलनी चाहिए कि नाराज होते हुए भी ये लोग सारे आपके ही प्रशंसक हैं, और आप इसे उम्मीदें बांधे हैं। और 19 जनवरी को फिर से जो हमारा संकल्प है होमलैंड के लिए, रिकॉग्निशन ऑफ जेनोसाइड के लिए, जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज किया जाए, एनेक्ट एक बिल लाई जाए ताकि जेनोसाइड से आप निपट सकें, और कश्मीर घाटी में एक सेपरेट होमलैंड के बिना कोई आपका विकल्प आज तक नहीं है 36 साल में, क्योंकि दूसरा विकल्प आया ही नहीं कोई। और यही एक रेपरेशन भी होती है कि उसका विकल्प क्या है। विकल्प एक यही है, रेपरेशन एक यही है, सेपरेट होमलैंड ही एक रास्ता है। बाकी कई लोगों ने कई विकल्प दिए, रिकंसिलिएशन की बात होती है, लेकिन रिकंसिलिएशन आप किन से करेंगे? जिन्होंने आपको मार मार के भगाया, जिन्होंने हत्याएं की, मकान लिए, बहु बेटियों के साथ दुष्कर्म किए, आपको अल्टीमेटम दिया, आपको बाहर कर दिया, उन फोर्सेस के साथ आप रिकंसाइल करने की बात करते हैं। ये तो मतलब इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता, आपके आप शत्रु के साथ रिकंसाइल नहीं हो सकता है। या तो आप रह सकते हैं, नहीं तो नहीं रह सकते हैं। उस स्थिति में आप कश्मीर को लेकर हैं, लेकिन हमारा संकल्प है, कश्मीर हमारे ब्लड में है, डीएनए में है। मैं नहीं तो मेरा बेटा, वो नहीं तो उसका बेटा, जीतेंगे अवश्य, जाएंगे अवश्य। और कहाँ जाएंगे? अपनी अपनी बनाएंगे तकदीर पर उन कश्मीर।